बच्चों, रासायनिक बलगतिकी के भाग 3 में आज हम अध्ययन करेंगे समाकलित वेग समीकरण। इसके अंतर्गत हम दो समीकरण का अध्ययन करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया और दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला पॉइंट है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु। आइए एक एक बिंदु पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और यहाँ पे देखेंगे भी। चलिए, पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है बच्चों कि समाकलित वेग समीकरण होता क्या है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तात्कालिक दर का मापन। तात्कालिक दर बच्चों हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं कि तात्कालिक दर का मापन हर समय सुविधाजनक नहीं होता है। हम हर समय तात्कालिक दर को माप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए समय व सांद्रण के बीच आरेखित वक्र के ढाल के मापन की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है एवं इस प्रकार से किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण भी कठिन बना देता है। इस समस्या के निवारण हेतु हम वेग समीकरण को समाकलित करके समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें सीधे ही मापे हुए जो हम मेजर करते हैं बच्चों प्रायोगिक आंकड़ों के अर्थात विभिन्न समय पर सांद्रता तथा वेग स्थिरांक के बीच हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। आइए अब देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालेंगे। पेन कॉपी बच्चों निकाल लीजिए और नोट करना शुरू करिए। पहले तो ये देखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। जब अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण से स्वतंत्र होती है या प्रभावित नहीं होती है, अर्थात हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं बच्चों कि अभिक्रिया की दर यदि अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो जब अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण से स्वतंत्र होती है या प्रभावित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आइए गणितीय व्यंजक देखते हैं, क्योंकि बच्चों परीक्षा में गणितीय व्यंजक भी पूछा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम गणितीय व्यंजक पर एक नजर डालेंगे। माना कोई एक सामान्य अभिक्रिया है। क्या है सामान्य अभिक्रिया? R इज इक्वल टू P। R मतलब अभिकारक रिएक्टेंट और P मतलब उत्पाद या प्रोडक्ट। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तात्कालिक दर क्या होगी बच्चों? तात्कालिक दर जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k r की पावर 0। ठीक है, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k, क्योंकि किसी भी मात्रा पर, अर्थात यदि मात्रा है, सांद्रता है, उसकी घात 0 है, तो घातांक का मान क्या हो जाता है? इकाई हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे नोट करिए। या dr अपॉन माइनस k dt। अब चूंकि ये बच्चों 1 हो गया तो यहाँ पे dt को इधर ले गए, तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? dr इज इक्वल टू माइनस k dt। दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। समाकलन करते हैं। dr इज इक्वल टू माइनस k dt। समाकलन करने के पश्चात जो हमें समीकरण प्राप्त होता है बच्चों, वो होता है r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस i। ये हमारा समीकरण 1 बना बच्चों। i क्या है यहाँ पे? हमारा समानुपातिक स्थिरांक। चलिए आगे देखते हैं। i यहाँ पे है समाकलन स्थिरांक। अब हम देखेंगे कि इसका अध्ययन करेंगे कि t बराबर यदि 0 है तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? R0, जहां R0 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हमने देखा कि R0 क्या है?
आर नॉट का हम यहाँ पे मान रखेंगे। तो r इज इक्वल टू आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के, t था यहाँ तो t बराबर 0 प्लस आई, तो आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, i। ये हमारा समीकरण 2 बना। आइए आगे देखते हैं। अब जो i का मान हमें आर नॉट प्राप्त हुआ है उसको हम समीकरण 1 पे रखते हैं। समीकरण 1 पे रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। यहाँ ये जो बड़ा दिख रहा है इसको अपन कंसंट्रेशन यानी r का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर, या के बराबर कहेंगे तो के बराबर बच्चों आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। अर्थात यहाँ पे जो वेग स्थिरांक का मान प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। अब देखते हैं कि जो समीकरण 3 है, हमारा समीकरण कौन सा है बच्चों, ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 3 को सरल रेखा के समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम तुलना करते हैं, और तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि यदि हम कंसंट्रेशन व t के मध्य ग्राफ आरेखित करते हैं तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी जिसका ढाल क्या होगा बच्चों, माइनस के, और अंतःखंड इंटरसेप्ट क्या होगा, आर नॉट के बराबर होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने सांद्रण यानी r और t के बीच ग्राफ प्लॉट किया है, तो इसका ढाल क्या आ रहा है, माइनस के। तो ये बच्चों जो शून्य कोट की अभिक्रिया है उसके लिए सांद्रण व समय के बीच ये ग्राफ आरेखित किया गया है, और जब भी आप लिखेंगे ये ग्राफ आप जरूर बनाएंगे अपनी कॉपी में, और परीक्षा में भी जब पूछा जाता है तो इस ग्राफ को जरूर प्रदर्शित करें। इसी प्रकार यदि सांद्रण व दर के बीच ग्राफ आरेखित करें तो सांद्रण अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी बच्चों, आइए देखते हैं ग्राफ में। यहाँ पे हमने अभिक्रिया दर और सांद्रण के मध्य ग्राफ आलेखित किया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सांद्रण चूंकि प्रभावित नहीं होता है शून्य कोट की अभिक्रिया से, तो ये एक सरल रेखा हमें ग्राफ मिलता है। अब देखते हैं कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल क्या होता है। अभी हमने पहला जो समीकरण पढ़ा बच्चों वो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए पढ़ा और उसके लिए ग्राफ पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि अर्धायु काल क्या होता है। पहले तो हम देखेंगे अर्धायु काल क्या होता है, फिर हम शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का फॉर्मूला निगमित करेंगे। चलिए देखते हैं कि अर्ध आयु काल क्या है। किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। अर्थात जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्ध आयु काल यानी अर्ध आयु काल में जो अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है वो घटकर कितना हो जाता है बच्चों, आधा रह जाता है, अर्थात अभिक्रिया आधी संपन्न हो जाती है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा के अनुसार अर्धायु काल में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। अर्थात यदि हम t इज इक्वल टू टी हाफ रखें और r इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई 2, आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है, और r क्या है, बचा हुआ सांद्रण है, खत्म हुआ नहीं, बचा हुआ, जितना भाग बचा है वो है आपका r। तो r बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पे आर नॉट डिवाइडेड बाय 2। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए हम अर्धायु काल कैसे निकालेंगे। तो r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट के अनुसार अब यहाँ पे
R के स्थान पे हम क्या रखेंगे बच्चों, R0 डिवाइडेड बाई 2, चूंकि अर्ध आयु काल पे उसका प्रारंभिक सांद्रण घटकर कितना रह जाता है, आधा हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि R के स्थान पे क्या रखा, R0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू R0 R0 माइनस KT हाफ, KT हाफ। तो KT हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R0 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से T हाफ बराबर क्या हो जाएगा, R0 डिवाइडेड बाई 2K। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हम उस सूत्र से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो शून्य कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है और समानुपाती होता है। अर्थात शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको अपनी कॉपी में अंडरलाइन करके रखिए। अब देखते हैं उदाहरण, कुछ शून्य कोट की अभिक्रियाओं पर हम एक नजर डालेंगे। पहला है जो उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन शून्य कोट की अभिक्रिया है। मतलब कि जो अमोनिया का विघटन है वो क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया है। यहाँ हम रिएक्शन देख रहे हैं बच्चों, 2NH3 जो कि एक गैस है, 1130 केल्विन टेम्परेचर पर Pt उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अमोनिया गैस वियोजित होकर के क्या बनाती है, नाइट्रोजन गैस और प्लस 3H2। ये अभिक्रिया कैसी है बच्चों, शून्य कोट की अभिक्रिया है, HI का ऊष्मीय वियोजन। अब आते हैं हम प्रथम कोट की अभिक्रिया पर। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हम समाकलित वेग समीकरण निर्मित करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं बच्चों कि प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या है। तो देखते हैं कि इस वर्ग की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग अभिकारक R की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभिकारक R की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। चलिए इसका व्यंजक देखते हैं कैसे निगमित होगा। माना भी कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हम ले लेते हैं, R इज इक्वल टू P, यानी रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, P में। तो यहाँ पे वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू KR, या इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन अपन इधर ले जाए, dr अपॉन r माइनस k dt। ध्यान रखिए बच्चों, ये समीकरण को ध्यान से कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा। dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस k dt, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखते हैं, उस समीकरण का हम दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो समाकलन, ये जो चिन्ह है बच्चों ये समाकलन का है, dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस के dt। के क्या है, कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, समाकलन करने के पश्चात जो हमें समीकरण प्राप्त होगा वो लॉग नेचुरल यानी लॉग की बेस e r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। जैसा कि पिछले शून्य कोट की अभिक्रिया में मैंने आपको बताया है कि I जो है बच्चों वो है आपका समाकलन स्थिरांक। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लॉग नेचुरल या लॉग की बेस E R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं कि जब t बराबर 0 है, t बराबर 0 है यानी प्रारंभिक अवस्था में है, तब हमारा समय क्या है, 0 है। तो R का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, R0। R0 क्या है बच्चों, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। अतः समीकरण 2 को, ये हमारा समीकरण 2 है, इस पे ध्यान रखिए, इस पे हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे लॉग की बेस E R के स्थान पे हम क्या रखेंगे बच्चों, R0। यहाँ हमने रख दिया लॉग की बेस E R0 इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे t है और यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या देखा हमने, 0 देखा,
तो माइनस के इंटू 0 प्लस आई, तो यहां हमने देखा ये शून्य हो गया, तो हमारा जो वैल्यू प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई बच्चों, लॉग की बेस ई यानी लॉग नेचुरल आर नॉट इज इक्वल टू आई, यानी आई का मान यहाँ पे कितना है, लॉग नेचुरल आर नॉट। ये आपका समीकरण 3 हो गया बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिखते जाइएगा, एक भी स्टेप छोड़ेंगे बच्चों तो वहां आपको कंफ्यूज होंगे। अब आई का मान समीकरण 2 में रखने पे, हमारा समीकरण 2 था, उस पे हमने आई का मान लॉग बेस नेचुरल आर नॉट रखेंगे, तो यहाँ हमने देखा कि लॉग नेचुरल आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग नेचुरल आर नॉट। अब इस समीकरण को पुनः व्यवस्थित करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं ये ऊपर वाले समीकरण को, तो हम क्या पाते हैं समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर, हम यहाँ पाते हैं बच्चों लॉग नेचुरल आर का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आर नेचुरल। यहाँ ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो आर है अपना, ये अपना बचा हुआ आर है, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस के टी। यहाँ हमें व्यवस्थित करने पे ये समीकरण हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इसे कैसे और कैसे लिख सकते हैं, या k इज इक्वल टू 1 बाई टी लॉग नेचुरल आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है बच्चों कि जब लॉग की बेस e या लॉग नेचुरल को लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम कितने का गुणा करते हैं, 2.303 का। तो यहाँ पे हमारा लॉग नेचुरल को हम 10 की बेस में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें समीकरण क्या प्राप्त होगा बच्चों, ये भी समीकरण है, एक समाकलित समीकरण है, ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब जब हम लॉग बेस नेचुरल को हम 10 बेस पे कन्वर्ट करते हैं तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा बच्चों, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आर नॉट जो है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है जब t इज इक्वल टू 0 है, और t समय पे जो सांद्रण बचा हुआ है वो है हमारा r, यानी r क्या है, बचा हुआ सांद्रण है। तो ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर वेग समीकरण हमें निगमित करते हैं। और बच्चों ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक निगमित कीजिए, तो ये पूरा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि इसे और कैसे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे समीकरण 2 है, समीकरण 2 को T1 पर लॉग की बेस नेचुरल लॉग नेचुरल R1 इज इक्वल टू माइनस के T1 प्लस लॉग नेचुरल R नॉट, ये समीकरण 6 हो जाएगा। इसी तरह से समीकरण T2 पर हम देखें तो लॉग नेचुरल R2 पे हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, माइनस के T2 प्लस लॉग नेचुरल R0। 6 और 7 हो गए, समीकरण 7 को 6 से घटाने पे तो यहाँ पे हमारा लॉग नेचुरल R1 माइनस लॉग नेचुरल R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस के T1 माइनस के T2। तो यहाँ पे हमारा क्या, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ हमारा आएगा लॉग नेचुरल R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू के T2 माइनस T1। ये भी एक समीकरण है। चलिए आगे देखते हैं कि अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्या अभिलक्षण हैं। हम उस समीकरण से समाकलित वेग समीकरण जो अभी हमने निगमित किया उसके क्या अभिलक्षण है, क्या प्रदर्शित करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रथम कोटि की कोई भी अभिक्रिया प्रथम कोटि के समाकलित दर समीकरण का पालन करती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि वह प्रथम कोटि की है तो वह प्रथम कोटि की जो समाकलित वेग व्यंजक अभी हमने निगमित किया है बच्चों, उसका वो पूर्णतः पालन करेगी, अर्थात k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग R नॉट डिवाइडेड बाई R, या इसे हम
कई जगह ऐसे भी लिखा है बच्चों, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log a अपॉन a माइनस एक्स। a इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और a माइनस एक्स रिमेनिंग, जो बचा हुआ भाग है उसका सांद्रण। दूसरा है ग्राफीय विधि। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा समीकरण बच्चों प्राप्त हुआ है, लॉग नेचुरल r इज इक्वल टू माइनस के टी लॉग नेचुरल r नॉट, ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है इसका ग्राफीय निरूपण हम कैसे कर सकते हैं? तो ये जो समीकरण है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के समतुल्य है, और यदि हम लॉग नेचुरल r व t के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें जो ढाल प्राप्त होती है वो माइनस के वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तथा अंतःखंड का मान जो होता है, इंटर सेगमेंट का जो मान होता है वो लॉग नेचुरल r नॉट होता है। यहाँ पे देखिए लॉग नेचुरल r और t के मध्य ग्राफ खींचने पे ये जो ढाल आ रही है ये क्या है बच्चों? ये माइनस के प्राप्त होगी। तो बच्चों जब भी हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक निगमित करें तो हम यहाँ तक हम पूरा उसको एक्सप्लेन करें, तब वो पूरा प्रश्न हमारा पूर्ण होगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग की बेस 10 r नॉट डिवाइडेड बाई r, या log r नॉट डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। यदि हम log r नॉट डिवाइडेड बाई r एवं t के मतलब इसके और ये t के, k तो कांस्टेंट है बच्चों, ये t के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो जो हमें ढाल प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होगा? k अपॉन 2.303। बहुत महत्वपूर्ण है ये, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। तो हमने किसके मध्य ग्राफ प्लॉट किया बच्चों? r नेचुरल r नॉट डिवाइडेड बाई r के और समय के बीच। तो हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, और हम ये देखते हैं कि जो इसका ढाल है वो क्या प्राप्त होता है? k डिवाइडेड बाई 2.303। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बच्चों बताना चाहती हूँ कि जो अस्थायी नाभिक होते हैं उनके सभी प्राकृतिक तथा कृत्रिम नाभिकीय क्षय प्रथम कोटि के द्वारा होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट करिए कि जो अस्थायी नाभिक होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, उनके सभी नेचुरल और आर्टिफिशियल जो न्यूक्लियर डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके होता है, वो हमारा प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है। तो आशा है बच्चों आज आपको जितना मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, उनका समाकलित वेग समीकरण, हमने इतने बिंदु अध्ययन किए, और आपको आशा है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको एनसीईआरटी की बुक से पुनः देख करके और अच्छे से इससे संबंधित प्रश्न तैयार करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पे हम एक बार नजर डालेंगे। आइए देखते हैं कि ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। पहला जो प्रश्न है वह है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निगमित कीजिए। मैंने शुरू में ही आपको समझाया है। फिर दूसरा है अर्धायु काल को परिभाषित कर व्यंजक निगमित कीजिए, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी समझाया है। तीसरा प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। बच्चों ये तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 4-4 नंबर के हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा है कि आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।